गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को व्यक्ति अध्ययन विधि के विषय में बताएंगे कि निर्देशन एवं परामर्श में व्यक्ति अध्ययन को क्यों महत्वपूर्णता दी जाती है, इसके विषय में अवगत कराएंगे। निर्देशन तथा परामर्श में बच्चों व्यक्ति अध्ययन को इसलिए महत्वपूर्णता दी जाती है क्योंकि निर्देशन तथा परामर्श व्यक्ति के विकास की अनिवार्यता है। व्यक्ति का विकास दूसरे के निर्देशन तथा परामर्श पर अधिक निर्भर करता है। अगर व्यक्ति निर्देशन और परामर्श नहीं लेता है तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। उसे अपने आप में संशय रहता है, भय रहता है कि वह जिस कार्य को करने जा रहा है वो कर पाएगा या नहीं। इन सभी भय एवं संशय को दूर करने के लिए उसे निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पड़ती है और निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से व्यक्ति का विकास संभव है। इसके अभाव में व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। व्यक्ति अध्ययन में बच्चों व्यक्ति के विषय में सूचनाएं एकत्र की जाती है। व्यक्ति अध्ययन में सबसे पहले उस व्यक्ति के विषय में संपूर्ण जानकारी इकट्ठी की जाती है और उसी आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और निकले हुए निष्कर्ष के जो निष्कर्ष निकलता है उसी के आधार पर निर्देशन तथा उस जिस कार्य के लिए वो व्यक्ति आया है उस कार्य के लिए परामर्श दिया जाता है। उसे मार्ग में आगे बढ़ने के लिए परामर्श दिया जाता है। व्यक्ति का अध्ययन क्यों किया जाता है? क्या व्यक्ति का अध्ययन आवश्यक है? ये सारे प्रश्न उठते हैं। व्यक्ति का अध्ययन व्यक्ति के विकास के लिए किया जाता है। व्यक्ति का अध्ययन करके व्यक्ति के विषय में अनेक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और ये सूचनाएं व्यक्ति के विषय में सही तथा वस्तुनिष्ठ धारणाएं बनाने में सहयोग देती हैं। रिवज एवं जड़ के अनुसार विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि तथा उनके अनुभवों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किए बिना विद्यार्थियों के विकास में निर्देशन प्रदान करने का प्रयत्न किसी असंभव कार्य के लिए प्रयत्न करने जैसा है। रिवज एवं जड़ महोदय कहते हैं कि जब हम किसी विद्यार्थी को निर्देशन प्रदान करने जाते हैं तो सबसे पहले विद्यार्थी की पृष्ठभूमि तथा उसके अनुभवों के संबंध में ज्ञान इकट्ठा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी के आधार पर उसे निर्देशन परामर्श देते हैं। लेकिन अगर हम अनुभवों के संबंध में उसकी पृष्ठभूमि तथा अनुभवों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किए बिना ही उस विद्यार्थी को निर्देशन यानी सलाह प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं तो यह किसी असंभव जो कार्य नहीं हो सकता है उस कार्य को करने के लिए प्रयत्न जैसा होगा। इसी संदर्भ में बच्चों जोन्स महोदय ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसके विषय के चयन, उसके क्षेत्र के चयन, उसके लक्ष्य के चयन जो भी मार्ग में
जिस मार्ग को वो अपनाना चाहता है जिससे कि उसका विकास हो, इसके लिए वो परामर्श के लेने आया है। तो उसके चयन के मार्ग में, व्यक्ति के चयन के मार्ग में सहायता का आधार उसके व्यापक अध्ययन, उस व्यक्ति के व्यापक अध्ययन के द्वारा ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं उसके निर्णय को प्रभावित करने वाली वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान है कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, वह किस परिस्थिति में है, उन परिस्थितियों का ज्ञान होना, उन सभी के आधार पे निर्णय लेना, क्योंकि ये आवश्यकताएं एवं परिस्थितियां किसी भी निर्णय को प्रभावित कर देती हैं, जिससे व्यक्ति को निर्णय लेने में अक्षमता या असमर्थ सा महसूस होता है। इन सभी के विषय में जानकारी लेने के बाद ही निर्देशन प्रदान किया जाता है। निर्देशन शिक्षण की भांति एक प्रकार की सेवा है बच्चों, जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान की जाती है। कहा यह जाता है कि शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है, जबकि वह इस प्रकार से बच्चों, जैसे कहा जाता है कि शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है, जबकि वह कक्षा में प्रत्येक छात्र को सीखने में मात्र सहायता करता है। इसी प्रकार परामर्शदाता बहुधा छात्रों के समूहों में मिलता है, जिसका उद्देश्य भी समूह के प्रत्येक सदस्य की सहायता करना होता है। लेकिन इस प्रकार की सहायता तब तक प्रभावपूर्ण नहीं हो सकती है जब तक शिक्षक या परामर्शदाता छात्र के विषय में संपूर्ण जानकारी न प्राप्त कर ले। छात्र की जो व्यक्तिगत समस्या है, व्यक्तिगत समस्याएं, उसकी विशेषताएं, योग्यताओं को भली भांति न जानता हो, तब तक वह परामर्श का कार्य पूर्ण ढंग से नहीं कर पाएगा। अतः छात्र या व्यक्ति की पूर्ण समझ ही निर्देशन का आधार है। यही कारण है बच्चों कि निर्देशन की दृष्टि से व्यक्ति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति को समझने के दृष्टिकोण से इस तथ्य का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति की व्यवहारिक अनुक्रियाएं क्या होती हैं। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति की व्यवहारिक अनुक्रियाएं क्या होती हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका अवलोकन है। यह अवलोकन निष्कर्ष व्यक्ति के शिक्षकों से, परिवार के सदस्यों या उसके समुदाय के लोगों से बातचीत कर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी बच्चों इस प्रकार के विश्लेषण में भी त्रुटियां आ जाती हैं। निष्कर्षों में व्यक्तिगतता का समावेश हो जाता है। व्यक्तिगत कभी कभी परामर्शकर्ता स्वयं की धारणाएं व्यक्त करने लगता है, इसलिए इसमें त्रुटि आ जाती है। साथ ही साथ बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो साथ में ही व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आता है। उनका अनुमानांकन भी अवलोकन द्वारा समग्र रूप से नहीं किया जा सकता है।
किसी व्यक्ति को एक बार देखें, दो बार देखें, उसके बाद उसके विषय में धारणा बना लेना शायद ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समयानुकूल परिस्थिति के कारण व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आ सकता है। इस प्रकार व्यक्ति का अध्ययन करते समय निर्देशन एवं परामर्श की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उसकी बुद्धि, कॉग्निटिव एबिलिटी यानी बौद्धिक क्षमता, फिजिकल एबिलिटी यानी शारीरिक योग्यता, व्यक्तित्व, मूल्य, रुचियों, ज्ञान, कौशल, शैक्षिक उपलब्धियां, व्यक्ति संबंधी लक्षण, अभिवृत्ति, मूल्यों तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक घटकों की ओर ध्यान दें। इसी संदर्भ में हम सबसे पहले व्यक्ति के अध्ययन में सबसे पहला जो आता है वह है आत्म या स्व का ज्ञान। आत्म या स्व का ज्ञान। तो बच्चों, जीवन के विभिन्न स्वरूपों का वैज्ञानिक अवलोकन बाह्य वस्तुनिष्ठ संदर्भों तक सीमित है। जीवन में विभिन्न स्वरूप जो हैं, स्वरूपों का अवलोकन जब करता है व्यक्ति तो वह वैज्ञानिक अवलोकन बाह्य वस्तुनिष्ठ संदर्भों तक सीमित होता है। मनुष्य के साथ उसके आत्म अवलोकन व आत्मनिरीक्षण की क्षमता के कारण भिन्न रूप में एक अन्य प्रकार का अवलोकन भी संभव है, जिसमें व्यक्ति की आत्मविषयक अवधारणा का विश्लेषण किया जाता है और उसका विश्लेषण एवं उसका अवलोकन या निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार के अवलोकन को वैज्ञानिक घटनात्मक उपागम की संज्ञा दी गई है। और वैज्ञानिक घटनात्मक उपागम की संज्ञा देते हैं आत्म अवलोकन के संदर्भ में कई शब्दों का प्रयोग किया गया, कई समानार्थी शब्द प्रचलित हैं, जिसमें आत्म प्रतिभा, सेल्फ इमेज, ईगो, आत्मधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट इत्यादि। आत्मधारणा व्यक्ति के अकादमिक प्रदर्शन के रूप में तत्वों में शामिल होता है। ये अपने आप के बारे में एक विश्वास का संग्रह है, जिसमें लिंग, भूमिकाओं और कामुकताओं के साथ साथ जातीय पहचान किया जाता है। आमतौर पे आत्म अवधारणा मैं कौन हूँ इस जवाब का प्रतीक होता है, अपने आप को समझने का प्रतीक होता है, आत्म को समझने के विचार को समझने का प्रतीक होता है, स्वयं को जानने का प्रतीक होता है। और निर्देशन के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण होता है। निर्देशन के क्षेत्र में काम्ब, स्नेक, रोजर्स तथा जुआर्ड के सैद्धांतिक प्रतिस्थापनाओं एवं
शोधों के परिणाम स्वरूप आत्म को समझने का प्रयास किया गया। मुक्ताकस ने आत्म के वास्तविक अनुभवों को समझने तथा मानव विषय ज्ञान के आधार के रूप में बच्चों इनमें 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यह 14 सिद्धांत में व्यक्ति जो है कहीं न कहीं स्वयं का अवलोकन करता है इन 14 सिद्धांतों के माध्यम से। सबसे पहला सिद्धांत जो आता है वह है स्वयं को समझना। व्यक्ति अपने को अन्य किसी की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से समझता या जानता है। यह आप सभी जानते हैं कि जितना अच्छा आप अपने आप को जानेंगे, जितना अच्छा आप अपने आप को समझेंगे, उतना आपके विषय में दूसरा कोई नहीं समझता है। इसीलिए स्वयं को समझना अर्थात व्यक्ति अपने आप को समझता है। स्वयं का विकास, व्यक्ति का विकास कोई और नहीं कर सकता है। व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, लेकिन कोई दूसरा उसका विकास नहीं कर सकता है। व्यक्ति ही केवल अपनी क्षमताओं के विकास में सक्षम है। उनकी क्षमताओं का ज्ञान कराया जा सकता है, लेकिन विकास स्वयं मनुष्य अपना ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। व्यक्ति का विकास वह स्वयं की अपनी क्षमताओं के अनुसार ही कर सकता है। वैध प्रत्यक्षीकरण, कोई भी व्यक्ति की अपनी भावनाओं, अभिवृत्तियों तथा विचारों का प्रत्यक्षीकरण किसी अन्य बाह्य नैदानिक विश्लेषण की अपेक्षा अधिक वैध एवं विश्वसनीय है। व्यक्ति जितना ज़्यादा स्वयं के विषय में, स्वयं की भावनाओं, अभिवृत्तियों एवं विचारों का प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, वह किसी अन्य के द्वारा नैदानिक विश्लेषणों की अपेक्षा, उपचारात्मक विश्लेषणों की अपेक्षा भी व्यक्ति का स्वयं का प्रत्यक्षीकरण अत्यधिक वैध एवं विश्वसनीय माना जाता है। अपना दृष्टिकोण, व्यवहार को व्यक्ति के अपने दृष्टिकोण से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अपने अनुसार अनुक्रिया, कभी भी व्यक्ति दूसरे के अनुसार अनुक्रिया नहीं करता है। व्यक्ति स्वयं अपने अनुसार ही अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्षीकरण का निर्धारण। व्यक्ति का अपना प्रत्यक्षीकरण ही निर्धारित करता है कि वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा। दूसरा कोई उसको नहीं कह सकता है। परामर्श के माध्यम से उसे सलाह दी जा सकती है, लेकिन निर्णय लेने का कार्य वह होता है कि वह किसके साथ कैसा व्यवहार करता है। कोई स्वतंत्र अर्थ या मूल्य नहीं। वस्तुओं या पदार्थों का कोई स्वतंत्र अर्थ या मूल्य नहीं होता है। व्यक्ति ही उन्हें मूल्य या अर्थ तथा वास्तविकता प्रदान करते हैं। किसी भी पदार्थ का बच्चों, किसी भी वस्तु का अपना कोई स्वतंत्र मूल्य या अर्थ नहीं होता है, जब तक कि व्यक्ति उस वस्तु एवं पदार्थ के का मूल्य एवं अर्थ निर्धारित न करे। व्यक्ति ही उन्हें मूल्य या अर्थ
तथा वास्तविकता प्रदान करते हैं। अपने क्षेत्र में तार्किक प्रत्येक व्यक्ति के अपने अनुभव होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव के क्षेत्रों में तार्किक होता है। जब व्यक्ति को भली भांति नहीं समझा जाता है तो व्यक्ति अन्यों को अतार्किक प्रतीत होता है। जब तक व्यक्ति को न समझा जाए, बिना समझे व्यक्ति के विषय में अतार्किक बातें की जा सकती हैं। इसलिए व्यक्ति को समझना अत्यंत आवश्यक है, उसके अनुभवों को समझना आवश्यक है, तभी जाके हम तार्किक बातें कर सकते हैं। स्वयं के विकास में सक्षम। जब तक व्यक्ति अपने को समझता या स्वीकार करता है, जब तक व्यक्ति स्वयं को समझेगा, स्वयं की शक्तियों एवं योग्यताओं को समझेगा, स्वीकार करेगा, तभी तक वह अपनी योग्यताओं या क्षमताओं के विकास में सक्षम होता है। जब व्यक्ति अपने को समझने में असफल रहता है, तब उसकी अधिकांश ऊर्जा केवल प्रतीक्षा मात्र में व्यय होती है। अतः वह आत्म अन्वेषण एवं आत्म निरूपण से वंचित रह जाता है। विकास सार्वकालिक है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मसंतोष की प्राप्ति तक वृद्धि या विकास की ओर प्रेरित होता है। प्रत्येक व्यक्ति जब तक उसे आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है, तब तक वह वृद्धि या विकास की ओर आगे बढ़ता है, प्रेरित होता रहता है। वृद्धि या विकास की यह मांग सर्वकालिक रही है। नेक्स्ट, स्व में निहित अधिगम। व्यक्ति मुख्य रूप से केवल उन्हीं चीज़ों को सीखना चाहता है। कोई भी व्यक्ति बच्चों मुख्य रूप से केवल उन्हीं चीज़ों को सीखना चाहता है जिसमें उसका आत्म या स्व निहित रहता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति रचनात्मक अधिगम के लिए कभी भी बाध्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अधिगम व्यक्ति की इच्छा के बिना संभव नहीं है। केवल उसे मार्ग दिखाया जा सकता है, लेकिन मार्ग पे चलना तो व्यक्ति को है, और जब तक व्यक्ति नहीं चाहेगा तब तक वह मार्ग पे नहीं चल सकता, यानी अधिगम नहीं प्राप्त कर सकता है। अनुभव ही सत्य है, यह आप सभी जानते हैं बच्चों कि जीवन में अनुभव एक ऐसी पाठशाला है जो बिना किताबों, बिना पढ़े जीवन में जो वो सीख दे देता है, वह कोई और सीख नहीं दे पाता है। इसलिए अनुभव ही सत्य है, अर्थात अवधारणाएं, विचार, प्रतीक, घटनाएं इत्यादि सभी को झुटलाया या तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किए गए अनुभव उसके लिए कभी भी असत्य नहीं हो सकते हैं। जीवन में जो कुछ भी उसे कटु या सुखद जो भी अनुभव मिले हैं, दुखद या सुखद जो भी अनुभव मिले हैं, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह अनुभव उसके जीवन काल में मिले हैं। बाकी जो कुछ भी अवधारणाएं हैं, विचार हैं, प्रतीक हैं, घटनाएं हैं, यह सभी कुछ झुटलाया जा सकता है या तोड़ मरोड़ कर पेश भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है
अधिगम व्यक्तिवादी क्रिया है। शिक्षण के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हम व्यक्ति को कुछ भी सिखा नहीं सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को शिक्षण के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हम कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। केवल वास्तविक सीखने को व्यक्ति के लिए सुविधाजनक बनाने मात्र में सफल हो सकते हैं। अधिगम पूर्णतया एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है भयमुक्त तत्परता। दबाव या भय के द्वारा आत्म को तात्कालिक अनुक्रिया हेतु बहुत अधिक तत्पर नहीं बनाया जा सकता है। दबाव या भय के अभाव में आत्म अभिव्यक्ति के लिए अधिक तत्पर एवं सक्रिय होते हैं। कोई भी व्यक्ति दबाव में अपनी आत्म अवलोकन नहीं कर सकता है और न ही तत्पर हो सकता है। भय और दबाव में ये क्रियाएं नहीं होती। अगर उनको भय मुक्त कर दिया जाए तो आत्म अभिव्यक्ति के लिए वो व्यक्ति अधिक तत्पर एवं सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों मुक्ताकस के सिद्धांतों के निष्कर्ष स्वरूप निर्देशन की दृष्टि से व्यक्ति के अध्ययन के क्षेत्र में यह पर्याप्त महत्व रखते हैं। निर्देशन एवं परामर्श की सफलता के लिए इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ यह जानना भी आवश्यक है कि व्यक्ति का आत्म या स्व कोई स्थिर अवधारणा नहीं है। स्व सदैव परिवर्तनशील है। साथ ही बच्चों इसमें कुछ आधारभूत स्थायित्व भी आ जाता है, जिससे स्व का मूल रूप बना रहता है। स्व सदैव व्यक्ति के अनुभवों से प्रभावित होता रहता है। स्वयं का आकलन, जब तक वह जीवन में जो भी उसके साथ घटित होती है घटनाएं, व्यवहार, वह उसके अनुभव, स्व सदैव उस अनुभवों से व्यक्ति प्रभावित होता रहता है तथा इन्हीं अनुभवों के आधार पर व्यक्ति के स्व का विकास एवं दिशा निर्धारित होती है। स्व की व्यक्ति की अवधारणा या आत्म प्रतिभा के विषय में एंडरसन ने जो विशेषताएं बताईं, उनमें भी आत्म या स्व के विचार को समझने में पर्याप्त सहायता मिली। एंडरसन के अनुसार सबसे पहले अपना प्रत्यक्षीकरण आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक प्रतिमा या अपने विषय में एक प्रत्यक्षीकरण रखता है जो कि उसके दूसरों के प्रत्यक्षीकरण से नितांत अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक प्रतिमा, अपने मॉडल, अपने विषय में एक प्रत्यक्षीकरण, एक दृष्टिकोण रखता है जो दूसरे के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग होता है। प्रतिमा का विभाजन। आत्म प्रतिमा को दो भागों में, एंडरसन ने आत्म प्रतिमा को दो भागों में विभाजित किया। व्यक्ति की अपनी भौतिक प्रतिमा तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिमा। इसके बाद उन्होंने प्रतिमाओं की विशेषता बताई कि ये प्रतिमाएं न तो पूर्ण होती हैं और न ही पूरी तरह सत्य होती हैं। नेक्स्ट, अवचेतन मूल्य के विषय में उन्होंने कहा कि भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रतिमाओं में
अनेक कारक सम्मिलित रहते हैं जिन्हें अवचेतन रूप में मूल्य प्रदान किया जाता है। परिवेश से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रतिमा प्रारंभिक जीवन में ही बालक के परिवेशात्मक अनुभव के परिणाम स्वरूप निर्मित हो जाते हैं। बालक का, जैसा आप सभी को बार बार हमने बताया है कि बाल्यावस्था में बालक का जैसा बाल्यावस्था बीता होगा, सुखद या दुखद, उसी के अनुरूप बालक का विकास होता है, उसके वातावरण के अनुरूप बालक का विकास होता है और उस वातावरण के अनुभवों के परिणाम स्वरूप ही मनोवैज्ञानिक प्रतिमा निर्मित होती है, अर्थात उसका मनोमस्तिष्क या मानसिक विकास निर्मित होता है। जो कुछ भी वो देखता है, सीखता है, उसी को वो आगे संरचित करके अपने व्यवहार में ले आता है। पहले साल का महत्व। आत्म प्रतिमा के विकास में जीवन का प्रथम वर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आत्म प्रतिमा की संरचना से ही व्यक्ति के प्रतिदिन एवं प्रतिक्षण के व्यवहार निर्धारित होते हैं। इस प्रकार से बच्चों, व्यक्ति के अध्ययन के संदर्भ में आत्म प्रतिमा या स्व ही वह केंद्रीय तत्व है जिसका अन्वेषण किया जा सकता है। अन्वेषण हेतु परामर्शदाता अनेक प्रविधियों का उपयोग करते हैं और ये प्रविधियां व्यक्ति के आत्म को समझने व व्यक्ति की स्वयं अपनी समझ के मापन की दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं। इस प्रकार से बच्चों, स्व यानी आत्मा को समझने व व्यक्ति की स्वयं अपनी समझ के मापन की दृष्टि विशेष महत्व रखती है और स्व को समझने के लिए यानी स्व के ज्ञान के लिए हमें कुछ प्रविधियों के द्वारा ही हम स्व का मूल्यांकन एवं मापन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्व को जानने के लिए हमें व्यक्तिगत जानकारी के विषय में जानना होगा। व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक जानकारी जुटाना आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति अध्ययन से ही व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं परामर्श किया जाना संभव है। इसी के द्वारा व्यक्ति का विकास संभव है। तो व्यक्तिगत जानकारी को एकत्र करने के लिए हमें जिन प्रविधियों से गुजरना होता है वो प्रविधियां निम्नलिखित हैं। मायर्स ने व्यक्तिगत जानकारी को एकत्र करने के लिए जिन प्रविधियों के विषय में बताया बच्चों, वो निम्नलिखित है। पहला क्या है? सामान्य सूचनाएं एकत्र करना। इसके अंतर्गत जब हम किसी व्यक्ति को परामर्श देने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं, उसे स्व का ज्ञान कराने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम व्यक्ति को समझते हैं। तो उस व्यक्ति के विषय में सामान्य जानकारी रखी जाए जिसके द्वारा व्यक्ति तक सरलता से पहुंचा जा सके। अतः
सामान्य सूचनाओं के अंतर्गत व्यक्ति का नाम, घर का पता, जन्म स्थान एवं जन्म तिथि का ज्ञान होना चाहिए और उसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके पश्चात उसके स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं की जानकारी। मायर्स के अनुसार वांछनीय निर्देशन एवं परामर्श के लिए व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी को एकत्र करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि यदि कभी व्यक्ति बीमार रहा हो तो उसकी प्रमुख बीमारियों की जानकारी एकत्र की जाए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अथवा छात्र के स्वास्थ्य की जांच की रिपोर्ट भी एकत्रित की जाए, जिससे कि व्यक्ति अध्ययन सुचारू रूप से हो सके। इसके बाद उसके विषय में मनोवैज्ञानिक जानकारियां भी इकट्ठी करनी है। व्यक्ति के अध्ययन की दृष्टि से यह अपेक्षित होता है बच्चों की उसकी बुद्धि लब्धि, उसकी अभिरुचि, मूल्य एवं व्यक्तित्व संबंधी मनोवैज्ञानिक जानकारियां एकत्र की जाए। इसके साथ साथ उसके सामाजिक पर्यावरण की जानकारी भी इकट्ठी करनी होती है। व्यक्ति के सामाजिक पर्यावरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी आमदनी कितनी है, उसका व्यवसाय क्या है, उसका शिक्षा कहाँ तक एजुकेशन वो प्राप्त किया है, आवास उसका आवास कैसा है, उसके आवास के आसपास का परिवेश कैसा है एवं उसके खर्च करने के तरीके क्या हैं। इसके साथ साथ इन सभी के साथ साथ उसके रहन सहन की आदतें कैसी हैं, अर्थात व्यक्ति किस प्रकार के कपड़े पहनता है, कैसा भोजन करता है, सफाई की ओर ध्यान देता है या नहीं, परिवार के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है या नकारात्मक, उसका पारिवारिक जीवन कैसा है। इन सभी विषयों की सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। अवकाश का उपयोग। जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है तो व्यक्ति के अध्ययन में हमें यह भी पता करना है, यह भी जानकारी लेनी है कि व्यक्ति अपने अवकाश का उपयोग किस प्रकार करता है। क्या वह समाचार पत्र पढ़ता है या रेडियो सुनता है, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलों को देखना पसंद करता है, उसे किस प्रकार के मनोरंजन प्रिय हैं, या वह सोकर व्यतीत करना चाहता है। इस तरह की दिनचर्या का पता लगाना जिससे कि वह किस प्रकार से अपना अवकाश व्यतीत करता है। इसके साथ साथ विश्वास और जीवन मूल्य। व्यक्ति के जीवन मूल्य क्या है, उस व्यक्ति की नैतिक मान्यताएं क्या है, वह किस धर्म में विश्वास रखता है, उसकी राजनीतिक विचारधारा कैसी है, वह किन नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व देता है। ये सभी तथ्य सामाजिक पर्यावरण का अभिन्न अंग है और इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके साथ साथ शैक्षिक उपलब्धि। व्यक्ति का अध्ययन करते समय हमें उसकी शैक्षिक एवं अनेक प्रकार की उपलब्धियों की भी जानकारी प्राप्त करनी जरूरी होती है। इस संदर्भ में निर्देशन एवं परामर्शकर्ता छात्र से संबंधित विद्यालय में जो अभिलेख उपलब्ध होते हैं उनको देखते हैं। इसी के साथ साथ उन्हें यह भी देखना होता है कि छात्र किन विषयों में अधिक अंक प्राप्त करता है और उसकी रुचि किस विषय में है। इस प्रकार शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करते समय हमें व्यक्ति की अभिरुचियों, विभिन्न विषयों में रुचि की ओर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। शैक्षिक उपलब्धि के पश्चात बच्चों उसकी भावी योजनाएं। व्यक्ति का अध्ययन करते समय यह भी आवश्यक हो जाता है कि यह देखा जाए कि वह किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहा है। व्यक्ति या छात्र किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहा है और भविष्य में वह कौन सा कार्य करना चाहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों कि हमें व्यक्ति की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आकांक्षाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने भविष्य के विषय में
कोई योजना नहीं बनाई है तो स्पष्ट है कि उसको ऐसा निर्देशन एवं परामर्श देना होगा जिससे कि वह अपनी भावी योजनाओं का वांछनीय निर्धारण कर सके। इस प्रकार से व्यक्ति अध्ययन के माध्यम से हम व्यक्ति के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके उसके भावी योजनाओं की तरफ इंगित कर सकते हैं। निर्देशन कार्य में व्यक्तिगत सूचनाओं का बहुत महत्व है। व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का निर्देशन के लिए हमें कुछ कार्यों को करना पड़ता है। सबसे पहले व्यक्तिगत सूचनाएं अच्छे समायोजन के लिए परामर्श देने में सहायक होती हैं। व्यक्ति के शैक्षिक व व्यावसायिक चयन में सहायता के आधार पर व्यक्तिगत सूचनाएं आवश्यक होती हैं। इसके साथ साथ समस्यात्मक बालकों के उपचार करने में छात्र के व्यक्तिगत गुण और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी में सहायक होती हैं। इन सभी के साथ साथ बच्चों व्यक्ति के अपव्यय और अवरोधन की समस्या के और व्यक्ति के अपव्यय उसके खर्च करने के तरीके, हमने आगे बताया कि उसके खर्च करने के तरीकों को भी देखा जाता है कि उसकी आय कितनी है और वो खर्च कैसे करता है। तो अगर वह आय से ज़्यादा व्यय करता है तो उसके अपव्यय और अवरोधन की समस्या के समाधान में भी व्यक्तिगत सूचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी के साथ साथ अनुशासनहीनता के कारणों को जानने में भी व्यक्तिगत सूचनाएं सहायक होती हैं। इस तरीके से सबसे पहले हम जब व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, स्व को जानने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हम जिस प्रविधि से गुजरते हैं वो व्यक्तिगत जानकारी होती है। अगली प्रविधि हम अगले कक्षा में बताएंगे बच्चों। यहाँ पे ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।